नमस्कार दोस्तों, यात्रा आमंत्रण में एक नए स्टोरी के साथ मैं फिर आपके समक्ष आया हूँ। और इस बार यात्रा आमंत्रण में हमने एक विषय को बहुत बारीकी से और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ उठाने का कोशिश की है। ये मेरी मैगज़ीन है यात्रा आमंत्रण की, जिसमें इस बार की कवर स्टोरी है ताजमहल या तेजो महल। सवाल बहुत छोटा है लेकिन जवाब काफ़ी उलझा हुआ। अब मैं एडवोकेट राजेश जी के साथ में मुखातिब हो रहा हूँ। एडवोकेट राजेश जी ने इस विषय पे कोर्ट में और कई तरह के मंचों पे इस मुद्दे को बहुत गहराई से उठाया है। वो मानते हैं कि ये ताजमहल है, ये तेजो महल है, और वो क्यों मानते हैं ऐसा, क्या वजह है उनके ऐसा मानने के। सीधे सवाल मैं अब उन्हीं से पूछूंगा और उनके जवाब से आपको तारुफ भी कराऊंगा। सर, स्वागत है आपका हमारे इस यात्रा आमंत्रण पे। और सर, मैं सीधा आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ताजमहल और तेजो महल को लेके कई तरह के विवाद भी हैं और कई तरह के मतभेद भी हैं और कई तरह के विचार भी है। आप क्या मानते हैं, क्या ये तेजो महल है या ताजमहल है, और उसके पीछे की वजह क्या है? ये तेजो महल है। इसके पीछे जो हमको काफ़ी पूर्व में, जिस समय भगवान कृष्ण का काल था, उस काल में जाना पड़ेगा। हम सबको ध्यान है कि जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो जब अपने ग्वालों के साथ में गेंद बल्ला खेल रहे थे तो गेंद यमुना में गिर गई। तो वहाँ उसको लेने के लिए वो कूद पड़े यमुना में, और काफ़ी समय तक वो नहीं निकली। तो पूरे नंदगांव में काफ़ी उसका हंगामा हो गया और सब लोग, गांव के लोग आ गए, सब लोग रोने लगे, कहाँ गया कान्हा, कहाँ गया कान्हा। और वो कालिया दह जो एक नाग था, उससे पानी के अंदर युद्ध हुआ और अंत में उन्होंने उस पर विजय प्राप्त करके, और वो गेंद तो एक बहाना था क्योंकि वास्तव में वो कालियादह ने पानी वहाँ सारा जहर से खराब कर रखा था, उसके लिए था। और स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि उसके बाद वो जो कालिया नाग था वो वहाँ से चला गया और उसका पीछा किया भगवान कृष्ण ने, वो कान्हा ने। और वो आकर के आज जहाँ पर ये तेजो महल है उस स्थान पर शिवलिंग था, उससे आकर के वो लिपट गया। और वहाँ तक जब पीछा किया तो उसने अंत में भगवान कृष्ण को कहा कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और उसी वहाँ से, उसमें स्कंद पुराण में आता है, फिर वो कालिया नाग वहाँ से वो दक्षिण की तरफ, समुद्र तट की तरफ चला गया। तो वहीं पर एक शिवलिंग का मंदिर, शिवलिंग उस समय था, बाद में उसका कुछ अच्छा स्वरूप दिया गया। फिर 1156 में चंदेल वंश के राजा परमार्दी देव ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर तेजो महल का निर्माण कराया। वो तो ये है कि प्लानिंग क्या है, जो वास्तविकता है वो देश के सामने आनी चाहिए। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। तो इसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी अब देखें तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी आज तक इसमें ताजमहल दर्ज नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो इसमें जो एक अंग्रेजों के कालखंड में राजा भरतपुर ने इस पर हमला किया था, इसको अपने कब्जे में लिया था, और उस समय से ही उस पर राजा जसवंत सिंह थे, सन ऑफ बलवंत कौम जाट शाकिन भरतपुर। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज ये है। तो ये ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्वायर कर लिया, इसको अपने कब्जे में ले लिया और आज ESI के कब्जे में है। ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, हम स्वीकारते हैं।
तो लेकिन ये ताजमहल के संबंध में एक और जो तथ्य है कि 3 अक्टूबर 1984 को, बल्कि एक मार्विन एच विल्स वो आए थे, कार्गो डेटिंग की थी उन्होंने। यहाँ के एक दरवाजे के थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा और वो लेकर के गए थे, उसकी अमेरिका में कार्गो डेटिंग की। और कार्गो डेटिंग में उन्होंने कहा कि ये शाहजहाँ से 500 वर्ष पुराना है, और उसके लिए उन्होंने एक 3 अक्टूबर 1984 को डॉक्टर MS नागराज, डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनको एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने कहा कि मैंने इसका हिस्सा में ले गया था और मैंने ये इससे निर्धारण किया कि ये शाहजहाँ से पूर्व का है। इसकी निश्चित अवधि में बता सकता हूँ, निश्चित डेट बता सकता हूँ। इसमें मुझे कुछ वहाँ की दीवारों का थोड़ा सा चूना पत्थर कुछ ऐसा ये सब मुझे लेना होगा, और मैं उसके लिए उससे फिर कंफर्म आपको डेट बता दूँगा। तो इस पर जो भारत सरकार ने उनको लेटर दिया था 21 नवंबर 1984 को, और उसमें उन्होंने कहा कि इसके संबंध में सही जो इसकी एविडेंस के लिए हमारे भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, वहाँ हम इस पर जांच और वो सब कर रहे हैं। आपकी आवश्यकता होगी तो आपको बुला लेंगे। मतलब उन्होंने ये कहा था कि कुछ थोड़ा सा इसमें यह है कि कुछ थोड़ा सा ये नमूने लेंगे, कुछ आपको इसके बदले में हमको कुछ उसके जो कॉस्ट यानी उसकी जांच वगैरह करेंगे वो देनी होगी उसके लिए। तो उन्होंने कह दिया नहीं वो हम करा लेंगे। वो आज तक नहीं हुई, उस पर हमने RTI भी डाली, वो आज तक उसका कोई यहाँ से नहीं हुई। और उस समय कई यहाँ तक कि जो बादशाहनामा है, बादशाहनामा में भी स्पष्ट आया उस समय कि यहाँ पर उनसे पूर्व के जो बादशाह थे वो आकर के उसमें ठहरे। तो इसका मतलब उससे पहले का था। और जहाँ तक है कि इतना वो प्रेम करते थे, उसका नाम ताजमहल रखने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि नाम तो उसका अर्जुमन बानो था। तो अर्जुमन बानो था तो मुमताज शब्द कहाँ से आ गया? मुमताज तो नाम भी नहीं था। और उस पर जो ठीक जो तेजो महल की जो बिल्डिंग है उस पर ऊपर जो कलश वगैरह सारे रखे हैं, उसकी पूरी डिज़ाइन नीचे लाल पत्थर से बनी हुई है। जो ताजमहल की जो मुख्य बिल्डिंग है उससे नीचे की साइड में जाती है तो वहाँ पूरा बना हुआ है। उसको आप देखेंगे गौर से तो उसमें पूरा है, कलश, पान के पत्ते, उस पर नारियल, और जो चंद्रमा जैसे भगवान शंकर के उनके चित्र पर हम देखेंगे तो चंद्रमा होता है, अर्धचंद्र, वही सेम पूरी आकृति है। तो इससे भी स्पष्ट होता है। और इसका जो नाम भी था वो अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान मंदिर तेजो महल है। तेजाजी महाराज, राजस्थान में आज भी जैसे भगवान शंकर को तेजाजी कहते हैं, तो तेजो महल है अर्थात भगवान शंकर का आलय, यानी उनका स्थान अर्थात एक मंदिर। आगरा के अंदर जो प्रमुख जो मंदिर हैं, अब जैसे श्रावण मास चल रहा है, इसमें परिक्रमा शुरू हो गई।
उसमें एक जो प्रमुख मंदिर जो है आगरा के, कैलाशेश्वर महादेव यानी कैलाश मंदिर। उसकी छुट्टी भी होती है, यानी कोर्ट की भी छुट्टी रहती है और प्रशासन की भी सार्वजनिक अवकाश होता है। दूसरा, वहाँ से परिक्रमा कैलाश के बाद आती है बनखंडी महादेव, हाँ गैलाना है यहाँ से 2-3 किलोमीटर। उसके बाद फिर तीसरा आता है बलकेश्वर महादेव। बलकेश्वर महादेव के बाद आता है मनकामेश्वर महादेव। मनकामेश्वर के बाद आता था अग्रेश्वर महादेव, और फिर उसके बाद राजेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद है पृथ्वीनाथ मंदिर कहते हैं उसको पृथ्वेश्वर महादेव ऐसा करके उसका नाम है। और एक है 7वां रावली मंदिर कहते हैं, वहाँ उसका नाम दिया है ध्यान नहीं, रावलेश्वर महादेव ऐसा कुछ नाम है। सारे आगरा के सबसे प्राचीन मंदिर है ये सब। तो जो अब ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी, तो एक तो पूरी परिक्रमा इस आगरा के सब 7 जो मंदिर है इन सबकी होती है। उन्हीं में से एक ये अग्रेश्वर महादेव है।